बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो पहले हम देखेंगे कि ये टेलीस्कोप क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्यों कहा जाता है। तो देखिए, टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर हो, जो बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर हो, उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। अब कितना दूर भाई, यहाँ से वो जो सामने गांव नज़र आ रहा है वहाँ पर कोई अगर इरफान नामी लड़का खड़ा है उसको देखने के लिए नहीं भाई, ये हमारे पास यूज़ होता है सूरज, चाँद, सितारों और प्लैनेट्स को देखने के लिए। अब देखिए, सूरज, चाँद, सितारे और प्लैनेट्स यहाँ से कितने लाखों किलोमीटर दूर हैं, उनको देखने के लिए, उनको जो है वो इन्हेंस, उनको और बड़ा करके देखने के लिए हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप। अब आप कहेंगे सर वो तो पहले से ही बड़े हैं। भाई बहुत बड़े हैं, थोड़े बड़े नहीं, बहुत ही सितारे और ये जो सियारे होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमें क्या है, बहुत छोटे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर हमसे होते हैं। ठीक है, रात को अगर सोए ना तो हमें क्या होता है, वो प्लैनेट से ऐसे सितारे टाइप वो प्लैनेट से हमें नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल उनकी एग्जैक्ट शेप हमें नज़र नहीं आती। हम समझते हैं सितारा है, हो सकता है वो वहाँ पर वो प्लैनेट सा हो, ठीक है, लेकिन हम उसको एक्चुअल में देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा छोटे से वो नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन उनको हम टेलीस्कोप से क्या कर सकते हैं, ज़मीन के ऊपर बैठ कर हम उनको बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। अब वो कैसे देख सकते हैं वो तो आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल का क्या मतलब है? देखिए, ये जो सूरज, चाँद, सितारे, सियारे होते हैं, ये इनको एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ कहते हैं। अब इनको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम कहते हैं। अब कैसे हम इनको देखते हैं वो चीज़ आज हमने देखनी है। अब देखिए, इसमें हम टेलीस्कोप में हम यूज़ करते हैं टू लेंसेज को। एक ये वाला लेंस हम यूज़ करते हैं, एक ये वाला हम लेंस यूज़ करते हैं। अब टू लेंस किस तरह से, एक हम ऐसा लेंस यूज़ करते हैं कि जो कि पतला होता है। ऐसा लेंस हम यूज़ करते हैं जो क्या होता है, पतला होता है। अब पतला लेंस होता है यानी थिन लेंस होता है, तो आपको पता है कि थिन लेंस हो तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। मैं पिछले लेक्चर में बता के आ चुका हूँ, थिन लेंस है तो इसकी ये जो फोकल लेंथ होगी ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने लिख भी लिया है। और यहाँ पर इस लेंस को हम क्या कहेंगे, इस लेंस को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट होगी वो इसी लेंस के ऊपर सबसे पहले हम फॉल करवाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, लार्ज फोकल लेंथ का होता है। क्यों लार्ज फोकल लेंथ का होता है? क्योंकि ये थिन लेंस होता है और लार्ज अपर्चर होता है। अपर्चर मतलब डायामीटर, यानी कि इसका लार्ज अपर्चर होता है। अभी जस्ट हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम वर्किंग की बात नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास ना एक और लेंस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये थिक लेंस होता है। ये क्या होता है, ये थिक लेंस होता है। और थिक लेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आई पीस लेंस। क्यों? क्योंकि ये आंख के करीब होता है, इसको हम आई पीस लेंस कहते हैं। और चूंकि ये थिक है, मोटा लेंस है, लिहाजा इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो कम होगी। थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, थिन लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। ओके हो गया? इसकी फोकल लेंथ कितनी है, यहाँ तक। इससे थिक लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, यहाँ तक। ठीक है, मैंने उसको ऊपर बनाया हुआ है। ओके हो गया? अब यहाँ पर क्या है, आई पीस लेंस क्या होता है, स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, थिक होता है और स्मॉल अपर्चर होता है। मतलब इसका डायमीटर क्या होगा, थोड़ा कम होगा। डन हो गया? नेक्स्ट हम इसकी जो नॉर्मल एडजस्टमेंट अब हमने इसको करनी है, इसको हम एक नाम देते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट हम इसकी किस तरह से करते हैं, हमने इसको इस तरह से एडजस्ट लाना है, लेंसेज को करीब ला के हमने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारे पास दोनों का फोकस पॉइंट एक ही बने। दोनों का फोकस पॉइंट एक ही बने, मतलब कि इस लेंस के लिए फोकस पॉइंट ये है और इसकी फोकल लेंथ फिर कितनी होगी हमारे पास, FO। और इस लेंस के लिए भी फोकस पॉइंट यही हो, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, FE।
यानी कहने का मतलब ये है कि जो इस लेंस का फोकस पॉइंट है वो भी ये है, जो इस लेंस का फोकस पॉइंट है ये भी वो भी ये है। यानी कि इसको हमने ऐसे करीब लाने, इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों का फोकस पॉइंट एक ही बने। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि टेलीस्कोप की फिर लेंथ कितनी है, ये बन गई टेलीस्कोप। अगर हमसे पूछा जाए कि टेलीस्कोप की लेंथ कितनी है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है। ठीक है, यहाँ से हम आँख से देख रहे होते हैं ना, और इस लेंस से हम लाइट को ऐसे कैप्चर करा रहे होते हैं। तो टेलीस्कोप की लेंथ कितनी है, इतनी है। तो अगर मैं इसकी लेंथ लिखना चाहूँ तो मैं FO + FE ना कर दूँ, यही तो है। मतलब इन दोनों लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको प्लस कर दो तो ये लेंथ नहीं निकल आएगी यहाँ तक। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है। और इसका फार्मूला क्या होगा, L = FO + FE। यानी दोनों की फोकल लेंथ को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो आपके पास टेलीस्कोप की लेंथ निकल आएगी। डन हो गया। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि इसकी वर्किंग में क्या क्या आता है। देखिए, आपको क्या मैं चांद, सूरज, सितारे को लाकर इसके ऐसे लेंस के पास रख सकता हूँ? नहीं। यानी इसका मतलब है मेरे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मेरे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस सितारे को हमने देखना है, फॉर एग्जांपल हम स्टार को देख रहे हैं, जिस स्टार को हमने देखना है वो तो बहुत ज़्यादा दूर है, वो तो बहुत, हमें छोटू से नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन उससे लाइट तो आ रही है हमारी अर्थ तक, उससे लाइट तो आ रही है। अब लाइट हमारे पास अगर उससे आ रही है तो वो अर्थ तक आते आते क्या हो जाती है, बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। उससे जो लाइट आ रही है वो अर्थ तक आते आते क्या हो जाती है, बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। तो ये वही पैरेलल लाइट रेज हैं जो किसी रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब वो दूर दराज किसी स्टार वगैरह से आ रही हैं। ये वही पैरेलल रेज हैं जो क्या है, दूर दराज किसी स्टार से आ रही हैं और वो ऐसे लेंस के ऊपर फॉल कर रही हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो इन्फिनिटी पे है, लेकिन वहाँ से लाइट रेज अब आ रही है और वो हम लेंस पे क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसको कैप्चर कर रहे हैं। ओके हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये लाइट रे क्या होगी, बेंड होके इधर आएगी। ये जो दरमियान में से लेंस के गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से इसकी जो हमारे पास सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से जो लाइट गुजर रही है वो तो बेंड नहीं होगी, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। हम वो रूल्स, रे डायग्राम के रूल्स में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ से एक और पैरेलल रेज आ रही है, यहाँ से ये बेंड होगी और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मिलेगी, स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है, पैरेलल आ जाएगी। अब यहाँ पर ये तीनों रेज आके क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ये तीनों रेज, ये लाइट रेज क्या होंगी, यहाँ पर आकर मिल रही हैं, और जहाँ पर भी आकर मिलती हैं वहाँ पर क्या फॉर्म करेंगी, इमेज। ये हमें इमेज मिल गया उस स्टार का, ये हमें क्या मिल गया, इमेज मिल गया उस स्टार का जिसको हम देखना चाह रहे हैं। अब ये जो हमारे पास इमेज था उसका मिला है, ये छोटा है, मैं चाहता हूँ इसका और बड़ा सा इमेज करके देखूँ ताकि मुझे वो बेहतरीन किस्म का नज़र आ सके, उसकी शेप किस तरह, वो है किस तरह का। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर हमने ज़ाहिर है कि यहाँ पर आईपीस लेंस भी तो रखा हुआ है, तो ये लाइट रेज इस लेंस में से गुजरेंगी, जो लाइट रेज आ रही हैं इस लाइट रेज इस लेंस में से गुजरेंगी, जो दरमियान में से गुजरी ऑप्टिकल सेंटर में से वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी। यहाँ से ये लाइट रे आई बेंड कर गई, ये लाइट रे आई बेंड कर गई। अब क्या ये लाइट रे आगे जाकर कहीं मिलेंगी? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं लाइट रेज को, ये जो लाइट रेज बेंड हो रही है, इन्हीं को हम ऐसे ट्रेस बैक करेंगे। हम इसको जो है ना पीछे की तरफ ऐसे इस तरह से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। हम इनको ना ऐसे ट्रेस बैक ऐसे लेके आएंगे, ट्रेस बैक लेके आएंगे। यहाँ से ये लाइट रे आई, एक ये थी, यहाँ से ये लाइट रे आई, एक ये थी, यहाँ से ये लाइट रे आई। अब ये जाकर कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी पे। ये जाकर कहाँ पर मिलेंगी, ये जाकर मिलेंगी इन्फिनिटी पे, और एक बहुत बड़ा इमेज बनाएंगे। फिर बता रहा हूँ, ये अब लाइट रे कहाँ से मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। जो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, आई से देख रहे हैं, और ये लाइट रे आगे जाकर इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो बहुत बड़ा इमेज बनाएंगी, वो हम आई से देखेंगे। आँख हमारे पास ऐसे, हम इसको ऐसे देख रहे होते हैं, और वो बहुत आगे जाके बहुत बड़ा सा इमेज बनाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले उसका वो इमेज सप्लाइड करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बहुत बड़ा कराते हैं ताकि वो हमें बहुत बड़ा होके नज़र आए। ओके हो गया। तो ये हमारे पास कहानी होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा है कि ठीक है, इन्फिनिटी पे मिल गई हमें इमेज भी, वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का मिल गया। अब हम देखते हैं कि ये इमेजेस होती किस तरह की, कोई रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, ये किस तरह की होती है। जो हमारे पास इस लेंस है वो इमेज से ये वाली बनी है ना, ये वाली बनी है, ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास है रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है कि स्मॉल है। अभी मैं चाहता हूं कि मैं इसको और बड़ा करूं, ठीक है। और जो इससे इमेज, ये जो इन्फिनिटी पे जाकर मिल रही है, इससे जो इमेज हमारे पास फॉर एग्जाम्पल को इस तरह की वो इमेज सी बनेगी, वो क्या होगी, वो हमारे पास वर्चुअल होगी, ठीक है। वो हमारे पास इनलार्ज्ड होगी। इसको हमने रियल क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में रेज मिल रही हैं। इसको हमने क्यों वर्चुअल कहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में रेज मिल नहीं रही, हमें लग रहा है कि ऐसा एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारी रेज मिल रही हैं। इस वजह से हम इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है, जो इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी और वो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे टेलीस्कोप के फिनोमेनास हैं। अब हमें कहा जाता है कि ये मैग्नीफिकेशन तो हो रही है, कितनी बड़ी हो रही है ये हमें बताओ। यानी अब हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यहाँ से ड्राइव करना चाहते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इज़ इक्वल टू बीटा ओवर एल्फ़ा। ये हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले मैं बीटा फाइंड करेंगे, अल्फ़ा फाइंड करेंगे, दोनों को इसमें पुट कर देंगे, इसकी मैग्नीफिकेशन निकल आएगी, टॉपिक ख़त्म। तो देखते हैं हम किस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो बच्चा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है ना, वो अल्फ़ा में होता है। वो क्या होता है, वो अल्फ़ा में होता है। अब देखिए अल्फ़ा तो हमने कहा था कि अल्फ़ा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बनाता है आई के साथ जब कोई लेंस इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर हम कौन सा कहाँ से अल्फ़ा लाए, आपकी बुक वाले ने जो है ना, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल लिया हुआ है अल्फ़ा। हालांकि हमने तो कहा था कि अल्फ़ा लेंस वाला एंगल नहीं होता कि लेंस रखा हो और फिर वो अल्फ़ा एंगल बन रहा हो। भाई वो तो आई के साथ था जब कोई लेंस नहीं रखा हुआ। तो ये कहाँ से आ गया। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं, ऑब्जेक्ट तो वो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन यहाँ पर देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट से सिर्फ लाइट इस लेंस के ऊपर तो नहीं आ रही। अब लेंस से इधर भी लाइट आ रही होगी, उसी ऑब्जेक्ट से यहाँ पर भी आ रही होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मेरी आँख ना यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेरी आँख है और देखें लाइट रे उसी ऑब्जेक्ट से ये आ रही है सीधी मेरी आँख पे। अब देखिए क्या ये लेंस में से गुजरी है, नहीं, बिल्कुल उससे पैरेलल आ रही है। अब ये जो है, मान लें ये लेंस यहाँ पर कोई नहीं पड़ा हुआ, ये वाला लेंस यहाँ पर कोई नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ आँख है, सिर्फ क्या है, आँख है। अब ये जो एंगल बना रही है ये भी क्या है, अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं वो आँख पे अब एंगल बना रही हैं, वो कौन सा अल्फ़ा है, लेंस में से नहीं गुजर रही, सीधी आ रही है। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल वो आँख के साथ बना रही है वो कौन से, अल्फ़ा है। अब यहाँ पर देखिए ये लाइटें क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये अल्फ़ा है तो फिर ये भी हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा, उतना ही एंगल होगा। इस वजह से यहाँ पर अगर ये जितना एंगल है उतना ही एंगल है, इस वजह से हम फिर यहाँ पर एंगल ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी तो आगे करनी है ये वही एंगल अभी भी, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा ले, पैरेलल लाइट रेज है ना, पैरेलल लाइट रेज है, इसलिए ये वाला जो अल्फ़ा होगा, ये जो एंगल होगा वही ये भी होगा। डन हो गया। तो इस वजह से हम ये सारा काम करते हैं। अब मैं इसको ऐसे रेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये गया, ठीक है। अच्छा, अब ये अल्फ़ा हमारे पास एंगल हो गया। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा। अब यहाँ से मैं अल्फ़ा कैलकुलेट करूँगा। कौन सा अल्फ़ा कैलकुलेट करूँगा, ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है जिसको मैं किंगरों से बना रहा हूँ, ये वाली, इसको आपने निकाल लेना है। अब अगर यहाँ पर देखें ना तो अल्फ़ा हमारे पास कितना निकलेगा, हमारे पास आएगा tan अल्फ़ा। हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। इसको, इस इमेज को आप कहते हैं a डैश b डैश। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, जिसको मैंने किंगरों से कहा सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है। अब हमारे पास ये बेस कितनी है, tan अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये है जो कि इमेज बन रही है, इसको मैंने नाम क्या दिया, a डैश b डैश का। ओके हो गया। और ये जो बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ये तो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये तो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो ओवर डिवाइडेड बाय एफ ओ में कर दूंगा। डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम निकालते हैं tan बीटा को।
tan बीटा। बीटा तो वो एंगल था जब हम लेंस रखते हैं और वो आई के साथ बनता है। जब हम लेंस रखते हैं तो जो इमेज बनती है उसका जो एंगल आई के साथ बनता है उसी को हम क्या कहते थे, बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर बीटा क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर ये लेंस है तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा ना ये होगा बीटा, ये क्या होगा, बीटा होगा। ओके हो गया। अब अगर ये एंगल हमारे पास बीटा है, क्योंकि ये लेंस आ गया ना, लेंस से वो इमेज से यहाँ से वो दूर जाकर बन रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बीटा। तो हमारे पास अब ट्रायंगल कौन सी आ गई, अब हम उसको ना रेड कलर से बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसको रेड कलर से बनाते हैं क्योंकि हमने वो बीटा निकालना है। अब ये इमेज है पहले जो मैंने ग्रीन से बनाई थी। अब ट्रायंगल कौन सी आई, ये वाली, ये और ये वाली। ठीक हो गया। अच्छा, हम ऐसे हम बीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ पर जो इमेज बनेगी, यहाँ पर जो इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी उसका भी तो एंगल यही होगा, उसका भी तो एंगल यही होगा। तो हम बीटा इसके लिए भी हम ऐसे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। यही हमारे पास एंगल आगे जाकर जो लार्ज इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है उसके साथ भी सेम यही एंगल बन रहा है और हमने बीटा ही निकालना है, हमें बीटा से ही मतलब है। आप लास्ट में जाकर देखेंगे ये जो ए डैश बी डैश हम ले रहे हैं ना, ये कट जाएगा, ये बीच में से ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं बीटा एंगल क्या है। अब ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बेस। हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो फोकल लेंथ नहीं है एफ ई आई पीस लेंस की, तो बेस डिवाइडेड बाय हमारे पास बेस में क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। ओके हो गया। अब हमारे पास tan अल्फ़ा भी निकल आया, tan बीटा भी निकल आया। और आपको पता है जब बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल हो तो tan अल्फ़ा नियरली अप्रोचेस टू अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए डैश बी डैश ओवर एफ ओ आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि बीटा इज़ इक्वल टू, अगर बहुत स्मॉल एंगल हो, ए डैश बी डैश ओवर एफ ई आ जाएगा। तो निकल आए, अल्फ़ा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया। अब जस्ट इसको इस मैग्निफिकेशन वाले फार्मूले में पुट करें, कहानी ख़त्म। तो m इज़ इक्वल टू बीटा बाय अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा क्या है, ए डैश बी डैश ओवर एफ ई डिवाइडेड बाय अल्फ़ा क्या है, ए डैश बी डैश ओवर एफ ओ, ए डैश बी डैश ओवर एफ ओ। ये इससे कट गया, एफ ओ ऊपर चला जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई आ जाएगा। यानी कि ये जो रेशियो होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है और डिवाइडेड बाय आई पीस लेंस की जो फोकल लेंथ, इसकी जो रेशियो होगी वही हमें मैग्निफिकेशन देगी, वही हमें क्या देगी, मैग्निफिकेशन देगी। आसान नहीं था इसका मैथमेटिकल। ओके हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर अब हम क्या कह रहे हैं कि ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि जितनी ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसकी मैग्निफिकेशन, उतनी जो टेलीस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी। जितनी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। इस वजह से हमने ऐसा लेंस लिया था जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। एक बात तो ये होगी। अब नेक्स्ट में लास्ट में बात आती है रिजॉल्विंग पावर की, रिजॉल्विंग पावर की, कि हम किसी जो इमेज हमने उसमें हासिल की है, जो हमने एक बड़ा सा इमेज हमें वो दिख रहा है उसका कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार को देख रहे हैं, उसका जो हमें बड़ा सा इमेज नज़र आ रहा है, अगर वो हमें क्लियर नज़र ना आए तो हमने उसका क्या करना है, अचार डालना है, तो हमारे वो किसी काम का नहीं है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि हम माइनर से माइनर डिटेल इमेज के किस तरह से देख सकते हैं, इसी को हम कहते हैं उसकी ये रिजॉल्विंग पावर। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ये होती है कि जो हम उसे वो इमेज सा हम दिखाई दे रहा है उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उसकी हम कितनी माइनर से माइनर डिटेल देख सकते हैं, तो यही उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर होती है। अब रिजॉल्विंग पावर डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है वो चीज़ देखते हैं कि R इज़ इक्वल टू डी ओवर 1.22 लैम्डा, ये हमारे पास रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए जितना डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी।
यानी इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जितना जो डायामीटर है वो बड़ा होगा, उतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, उतनी इमेज क्लियर नज़र आएगी, उतनी हम उसकी माइनर से माइनर डिटेल देख सकते हैं। अब कैसे, मतलब ऐसे साइज़ इसका बढ़ा देना है, साइज़ इसका क्या करना है, बढ़ा देना है, यानी इसका हमने डायामीटर बढ़ा दिया तो फिर ये ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकेगा, तो जो इमेज बनेगी ना हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा क्लियर बनेगी और माइनर डिटेल भी हम उसकी उससे देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम मैग्नीफिकेशन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक तो उसका तरीका ये है कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हम बड़ी वाली लें, यानी ऐसा लेंस है जिसकी बड़ी वाली फोकल लेंथ हो, और हम उसका डायामीटर जो है वो लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का बड़े डायामीटर वाला ऑब्जेक्टिव लेंस हम लें, तब हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।